Hello, my cutie potatoes. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover yet again the most important top 50 PYQ from the chapter Hitler wala chapter, socialism nahi, Nazism and the rise of Hitler chapter number 3 of history, which happens to be the most important chapter of history. And there is no competition के इसमें कितना सारा क्वेश्चन बच्चा हमें पता होना चाहिए कितनी सारी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं. But before we actually begin with our class, let me introduce you to something very amazing that is happening next month, that is in October, and that is MVSAT. MVSAT is basically Mega Vedantu Scholarship Admission Test, जहाँ पर आप participate कर सकते हो free of cost. Do not have to spend anything मतलब जीरो स्पेंडिंग है, कुछ स्पेंड नहीं करना है, लेकिन आपको करोड़ों के गिफ्ट्स मिल सकते हैं. आपका खुद का आईपैड, खुद का आईफोन, खुद का लैपटॉप, इंटरनेशनल ट्रिप्स, एवरीथिंग फॉर फ्री. यस, यू हर्ड मी राइट. कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसमें अपने आप को रजिस्टर करो एंड लेट द मैजिक हैपन. लेट वेट्स फॉर मैजिक. ओके, चलो. सो बच्चा कुछ नहीं करना है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो सारा का सारा वर्थ 2 करोड़ गिफ्ट्स आपको मिलेंगे, 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट ऑन ऑल वेदांतु कोर्सेज. सो दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी, आपको सब कुछ मिलेगा, स्टडी मटेरियल से लेके फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से लेके 1-to-1 काउंसलिंग, एवरीथिंग विल बी एट योर डोर स्टेप्स. ऑल राइट एवरीवन, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेशन. एंड आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं आओ उसको देख लेते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दैट इज नाजिज्म. अरे ये नाजिम क्या लिख दिया भाई, ये क्या है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? इट्स नाजिज्म है. व्हाट इज दिस प्यार? ओके बच्चा, एसएम और ऊपर हो नीचे हो गया है, बट एनीवेज, नाजिम एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर जब हम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें इस चैप्टर से करनी है. तो चलो आप जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. जर्मनी कैसे डिफीट हुआ था? जर्मनी इनिशियली तो बहुत मजे कर रहा था, बट फिर उसको मजा सिखाया किसी ने, एंड जर्मनी इनिशियली फ्रांस के और बेल्जियम के बाउंड्रीज कैप्चर कर रहा था. हाउएवर एज सून एज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूछा बच्चा, वर्ल्ड वॉर 1 पूछा है, 2 नहीं पूछा है. इनिशियली तो उसने क्या किया था, बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया था, बट धीरे धीरे इसका होता गया डाउनफॉल शुरू. एंड हाउएवर जो एलाइज थे उन्होंने, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया ने, यूएस ने एज सून एज 1917 में एंट्री किया और जर्मनी 1918 में हार गया. फिर इसको बुलाया गया पीस ट्रीटी के लिए पेरिस में 1919 में, जिसको वर्साई ट्रीटी कहते हैं, जहां पर इसको बहुत ज्यादा सुनाया गया कि तुम्हारी वजह से हुआ ये सारी चीज, यू आर द ओनली वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस. अच्छा चलो जल्दी से बताओ, हु आर द फ्री कॉर्प्स? फ्री कॉर्प्स कौन होते थे? ये फ्री के होते थे, ये क्या होते थे? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, कुछ तो बता दो. अरे सब कुछ पता है तुम्हें. यू गाइज नो ईच एंड एवरीथिंग, यू गाइज नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. देखो ये थे एक अपराइजिंग जो बर्लिन में हुआ था, एंड दीज वर वांटिंग सम काइंड ऑफ चेंज, जो रशिया से इंस्पायर हो रहे थे और ये चाहते थे कि देखो सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट जर्मनी में होनी चाहिए, एंड यू नो जब तक इस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी तो हम भी शायद थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाएंगे. और हमें लग रहा है कि नाजिम वाजिम छोड़ो, ये रिपब्लिक वब्लिक छोड़ो, जो रशिया में हो रहा है ना वो उसको लेके आओ. एंड रशिया से बच्चा ये लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, लेकिन वेमार रिपब्लिक ने इनका सारा अपराइजिंग क्रश कर दिया था. जो ये वॉर वेटरन्स थे जिन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी फ्री कॉप, जो वॉर से फ्री हुए थे. सो दे वांटेड कि ये सब कुछ नहीं है, अभी रिपब्लिक नहीं होनी चाहिए कुछ भी, अभी जो है एक सोवियत स्टाइल से गवर्नमेंट को चलाना चाहिए. बट ऑब्वियसली वेमार रिपब्लिक 1919 में ज़्यादा फ्लरिश करती है, फिर वो चलाती है देश को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए, व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे वॉर रेपरेशन टू फ्रांस? जो फ्रांस को पैसा नहीं देगा तो फ्रांस क्या करेगा? अरे उसकी ज़मीन ले जाएगा ना. करेक्ट है, उसकी ज़मीन ले जाएगा. व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे? इन जनवरी 1923 जर्मनी ने रिफ्यूज कर दिया बच्चा पेमेंट के लिए. द फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहू टू क्लेम इट देयर कोल. और उनका जो कोल था बच्चा वो पूरा का पूरा, विच वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल प्रोडक्शन टाउन, ये जैसे कि हमारे इधर झारखंड एंड ऑल, कोल प्रोडक्शन टाउन जो था हमारा, वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाता है. ओके, सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. व्हाट हैपेंड व्हेन जर्मनी रिफ्यूज टू पे वॉर रेपरेशन टू फ्रांस, सो ये हमें देखने को मिलता है. वाई द वैल्यू ऑफ जर्मन करेंसी मार्क फेल? जर्मन करेंसी मार्क इसलिए फेल हो गई थी बिकॉज जो है रेकलेसली उन्होंने अपना पेपर प्रिंट कर दिया था, वो भी ज़्यादा होने की वजह से हाइपर इन्फ्लेशन क्रिएट होते जा रहा था. एक तो होता है इन्फ्लेशन और एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन.
इतना ज़्यादा भयंकर महंगाई कि जो कंट्रोल ही नहीं हो सकती है। सो जैसे ही रुहुर एरिया फ्रांस ने ऑक्यूपाई करा, जर्मन ने रिटेलिएशन करा पैसिवली कि अरे ये क्या कर लिया, और उसने बच्चा क्या क्या यहाँ पर पेपर पर अपनी करेंसी ज़्यादा रेकलेसली छापनी शुरू करी। और जैसे ही ज़्यादा पैसा आता है, करेंसी जब सर्कुलेट ज़्यादा करती है तो वैल्यू गिर जाती है। ऐसा मत सोचना कि अगर पैसा छाप देंगे तो गरीबी कम हो जाएगी, दैट इज़ नॉट द सिचुएशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जो हर चीज़ के प्राइस फिनोमिनली बढ़ जाते हैं। जो चीज़ 5 रुपए की होती है वो 5 करोड़ के हो जाते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट, 5 रुपए की चीज़ 5 करोड़ की हो जाती है हाइपर इन्फ्लेशन में। ओके चलो बच्चा, नेक्स्ट अप वी हैव हाउ जर्मनी केम आउट ऑफ दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। जर्मनी इस पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस से कैसे बाहर आया, क्या आपको कुछ याद है? द अमेरिकन बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस। अमेरिका ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, उसने एक ड्वेस प्लान बनाया था, और जो कि उसने उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प भी किया था। तो जो ड्वेस प्लान था बच्चा, जो कि हमारे अमेरिका ने हेल्प किया था, और फिर अमेरिका ने यही पैसा वापस भी मांगा था जब उसकी मार्केट क्रैश हो गई थी। रिमेंबर ऑल दिस, 1921 का, सॉरी 1929 का वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश। याद है ना, हमें मार्केट क्रैश हो गई थी। दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल ड्रेन जब हुआ था, बहुत दुनिया का पूरा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, बहुत थोड़ी चीज़ें पढ़ी। What was the condition of unemployed youth in Germany during the economic crisis? जो हमारे अनएम्प्लॉयड यंग बच्चे थे उनका क्या कंडीशन था इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम पर? यस एवरीवन, क्विकली टेल मी, फटाफट से, क्या क्राइसिस हो रहा था? व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट पीपल वर फेसिंग? तो आपको भी पता है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जब उनके पास काम नहीं था तो वो कार्ड्स खेलना, सिंपली गली मोहल्ले में बैठना, डेस्परेटली जो है वो लाइन में लगे रहते थे, और बहुत ज़्यादा क्राइम भी बढ़ गया था, है ना। और वो कुछ भी काम करने के लिए रेडी थे कि हमें बस काम मिल जाए, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ वर्क वी आर रेडी टू डू अनटिल एंड अनलेस हमें बस आप जो है यहाँ पर क्या दे दो, काम दे दो, कोई भी काम चलेगा हमें। ठीक है, तो दैट वाज हैपनिंग इन जर्मनी, दैट वाज समथिंग व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड। प्रोलिटेरियनाइजेशन बचा क्या था, जब आपको लग रहा था कि आपका जो टॉप रैंक है वो लोअर रैंक में आ जाएगा, और ये डर बहुत सारे लोगों को लग रहा था हमारे चैप्टर में। एंड इट वाज अ फियर, और एक ऐसी एंजाइटी कि उनका रैंक कम हो जाएगा, वो वर्किंग क्लास से नीचे चले जाएंगे। अगर ऐसे ही वो अनएम्प्लॉयड रहे तो फिर उनका जो अभी करंट सिचुएशन है वो उससे ज़्यादा खराब हो जाएगा, ऐसा लोगों को यहाँ पर फीलिंग और एंजाइटी और जो है फियर था। What was Article 48 of the Weimar Republic? We all know that. ये एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें प्रेसिडेंट को पावर थी कि वो कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, और वो सिविल राइट्स लोगों के सस्पेंड कर सकता है, और कभी भी कोई भी डेक्रे लगा के सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में कर सकता है। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 48। हिटलर कौन था बच्चा? हिटलर क्या था, कौन था, कहाँ था? हिटलर वॉज एक्चुअली बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ये अपनी ज़्यादातर यूथ एज पुअर्टी, एंड जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो वो आर्मी में चला गया, वो मैसेंजर था फ्रंट पर, एंड इवेंचुअली बच्चा उसको बहुत सारे पोस्ट भी मिला, एक कॉर्पोरल, एंड उसने बहुत सारे मेडल भी जीते अपनी ब्रेवरी के लिए। तो अब लोग उसको बेसिकली जान रहे थे, लोग, पीपल वर एक्चुअली रिकॉग्नाइजिंग हिम फॉर द डीड्स दैट ही हैव डन फॉर हिज ओन कंट्री। नाजी पार्टी कैसे बनी थी? नाजी पार्टी, हिटलर ने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया था जर्मन वर्कर्स पार्टी का, धीरे धीरे वो इतना बड़ा नाम बन गया, एंड सब्सिक्वेंटली उसने उसको अपने नाम कर लिया, पार्टी का लीडर भी बन गया, और उसको नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी भी बुला लिया, और इवेंचुअली यही पार्टी नेशनल नाजी पार्टी के नाम से आगे आने वाले टाइम में हिटलर जो है इसको प्रोपोगेट भी करेगा। ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा वाज एप्रिशिएटेड? कौन से प्रोपोगेंडा के अंडर नाजी प्रोपोगेंडा को अप्रिशिएट किया जा रहा था? ऐसा क्या क्या प्रोपोगेंडा कि मतलब उसको गुड बुक्स में दिखाया जाता होगा, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात तो ये कि उसको गुड बुक्स में दिखाया जाता होगा। Who was Hitler's propaganda appreciated? देखो, आफ्टर 1929 जब बैंक्स कोलैप्स हो गए, बिजनेसेस खत्म हो गए, लोगों की जॉब्स चली गई, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा गरीबी से डर रहे थे, डेसिडेशन जैसे सिचुएशन से डर रहे थे, इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपोगेंडा ने लोगों का दिल जीत लिया, बिकॉज वो सारे प्रोमिसेस कर रहा था जो लोगों को उस टाइम चाहिए था। अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का कोई इंस्टेंट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दे, आपको भी तो ऐसे लगेगा ना कि आपका दिल जीत लिया और जैसे किसी ने, है ना।
आपको भी तो बच्चा ऐसे ही लगेगा, सिंपल सी बात है, किसी को भी ऐसे ही लगेगा। सो आफ्टर 1929 जब बैंक्स कोलैप्स हो गए तो यही लोगों ने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था, आओ जानते हैं। उसने बोला था मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, मैं इनजस्टिस जो लोगों के साथ हो रहा है, वर्साई ट्रीटी जो हुई थी 1919, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीस, पेरिस पीस ट्रीटी। इसी को पेरिस पीस ट्रीटी भी बोलते हैं, है ना। और ये क्या है, डिग्निटी रिस्टोर करेगा आपके जर्मन लोगों की। दैट इज वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को यहाँ पर याद रखना है। एंड हम बढ़ते हैं आगे। हाउ नाजी मोबिलाइज द मासेस, मोबिलाइज कैसे किया बच्चा नाजीज को आपके हिटलर ने। हिटलर ने कैसे मोबिलाइज किया कि वो रैली निकालता था, पब्लिक मीटिंग्स करता था रेड बैनर्स स्वास्तिका के साथ, नाजी सैल्यूट रिचुअलाइज्ड, राउंड्स ऑफ अप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस, जब वो कोई भी स्पीच खत्म करके जाता था तो तालियां बजाता था। एंड ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। एंड इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नाजी को हिटलर कैसे प्रोटेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट कैसे करते थे, लाइक हु वाज हिटलर फॉर देम, मतलब वो कैसे दिखाते कि हिटलर अच्छा है बुरा है, कैसे वो उसको पूरा दिखाते थे। चलो पढ़ते हैं। नाजी प्रोपोगंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा, एज अ सेवियर, समबडी हु विल सेव यू, है ना, जो आपको सेव करेगा आपकी इतने सारे प्रॉब्लम से। एज समवन हु हैड अराइव्ड टू रिलीव पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, और वो क्या है, गॉड्स सेंट मनुष्य, उसको इस धरती पर उतारा इसलिए गया ताकि वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके। ऐसा लोगों को बताया जाता था। एंड पीपल लाइक हाँ ऐसे इन लोगों से तो हो भी नहीं रहा है, वैसे भी ये लोग तो कुछ कर नहीं पा रहे, लगता है हिटलर ही कुछ कर पाएगा। चलो, when and by whom Hitler was offered highest position of cabinet of minister, that was obviously the prime minister, अरे कहाँ गया, that was the president Hindenburg, जिन्होंने चांसलरशिप दिया था, चांसलरशिप सबसे बढ़िया। How Hitler started dismantling democratic rule in Germany, कैसे डिसमेंटल करना शुरू किया था, कौन लेके आया था डेमोक्रेटिक रूल, ये भी आप याद रखना बच्चा। ओके, दीज आर सर्टेनली फ्यू इन्फॉर्मेशन जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। सो दैट वाज कैसे डिसमेंटल करना शुरू किया था, एक मिस्टीरियस फायर लगा दी थी। एंड वो पार्लियामेंट था, जर्मन पार्लियामेंट रिश्ताग में, फेब्रवरी में। और बोला कि देखो ये ना, जो आपके वेमार रिपब्लिक के लोग हैं ये मुझे आने नहीं दे रहे हैं पावर में, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट सो दैट मैं पावर में ना आ पाऊँ और मैं चले जाऊँ पहले, मैं जीतने से पहले हार जाऊँ, है ना, मैं जीतने वाला हूँ लेकिन ये लोग मुझे जीतना नहीं देते। और उसने बच्चा जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, एवरीथिंग दैट वाज देयर, वो सब कुछ जला दिया, पूरे पेपर्स डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सब जला दिया। फिर इसने बोला कि अच्छा ऐसे में तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और एक अपने फायर डेक्रे विच वाज द गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया, क्योंकि ही वाज आल्सो द चांसलर, तो ये सब कुछ करता था। अब इसके कंट्रोल में थी सारी चीज़ें, बिकॉज ही वाज द हाईएस्ट पोजीशन। ओके, प्रेसिडेंट के बाद ये हाईएस्ट पोजीशन थी। और फिर इसने बहुत सारे डेक्रे पास करके अपने हाथ में सारा रूल्स रेगुलेशन ले लिया था, है ना। तो व्हाट डज द फायर डेक्रे, व्हाट डज दैट मीन, सो फायर डेक्रे 28 फरवरी 1933, ठीक है, 28 फरवरी 1933 को indefinitely suspend civic rights like freedom of speech, press, assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में होने वाला बच्चा, ये सब कुछ अब कौन गाइड करेगा, हिटलर गाइड करेगा। दिस वाज द क्लियर इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द हिटलर। कंसंट्रेशन कैंप्स क्या थे, जल्दी से बताओ फटाफट से, क्विकली।
यस एवरीवन, व्हाट वर द कंसंट्रेशन कैंप? सो ऐसे कैंप होते थे जो आइसोलेटेड, जहाँ पर लोगों को आइसोलेशन में लेके जाता था, उनको डिटेन किया जाता था। उसमें कोई लॉ नहीं लगता था, कोई कानून नहीं लगता था, और टिपिकली वहाँ पर जाकर उनको मार दिया जाता था। एंड सराउंडेड होते थे बच्चे इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस से, वहाँ पर लोगों को बहुत ही बारबरिक तरीके से मार दिया जाता था, बिकॉज दे डोंट डिजर्व टू लिव। एज पर हिटलर वो अनडिजायरेबल है, वो दुनिया में रहने लायक नहीं है। इनेबलिंग एक्ट क्या? तो बच्चा वी हैव डन दिस। इनेबलिंग एक्ट स्टैब्लिश करता है जर्मनी में डिक्टेटरशिप। ये हिटलर को बहुत सारी पावर दे देता है ताकि साइडलाइन हो जाए पार्लियामेंट, डेकरे से रूल आ जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियंस बैन हो जाते हैं, नाजी पार्टी ही रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस जो नाजी जर्मनी में क्रिएट हुए थे, उनका नाम मुझे एक बार बता दीजिए। वो सिक्योरिटी फोर्सेस थे, बिसाइड द रेगुलर पुलिस, वो गेस्टेपोज होते थे जिनको सीक्रेट पुलिस बोलते थे, प्रोटेक्शन स्क्वाड होते थे जिनको एसएस बोलते थे, और क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस भी होती थी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर पुलिस। रेगुलर पुलिस के अलावा इतने सारे लोग होते थे, ठीक है। रेगुलर पुलिस जो ग्रीन यूनिफॉर्म में होती थी, उसके अलावा गेस्टेपो वाज द सीक्रेट स्टेट पुलिस, एसएस वाज द प्रोटेक्शन स्क्वाड, क्रिमिनल पुलिस एंड सिक्योरिटी सर्विस जो लोगों की सीक्रेटली बातें निकलवाते थे, सुनते थे। व्हाट फेमस इकोनॉमिस्ट वाज अपॉइंटेड? क्या था इकोनॉमिस्ट का नाम जिसने प्रॉमिस किया था? दैट वाज हेल्जमार शाह। हेल्जमार शाह वाज अपॉइंटेड एज द फुल टाइम प्रोडक्शन इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, और उसने बहुत कुछ प्लस 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 गुड किया भी था। बट ये गुड हिटलर को कहाँ अच्छा लगेगा? उसके हिसाब से गुड थोड़ी था, तो बैड बैड था। चलो, अच्छा, कौन सा स्लोगन जो है, हाउ डिड जो है ये जो स्लोगन दिया था, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, ये कैसे लोग फॉलो करते हैं? देखो, हिटलर पुल्ड आउट हिज कंट्री आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1993। लीग ऑफ नेशंस में जो बहुत सारे नेशंस थे, उन्होंने एक काइंड ऑफ अ ट्रीटी बनाया हुआ था आफ्टर, बिकॉज दैट दे विल नॉट डू वॉर काइंड ऑफ थिंग्स, दे विल नॉट हैव आर्नामेंट्स, मतलब जो गोली वगैरह होगी ये सब नहीं करेंगे, एक दूसरे का आपस में फाइट नहीं करेंगे। लेकिन बाकी सारी चीजें ये लोग कर रहे थे, दूसरे की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे कि इनसे रिहाइनलैंड ले लिया था, रूहुर ले लिया था, किससे? जर्मनी से। तो ना दे लाइक नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते हैं, और हमारा रिहाइनलैंड हमें वापस दो, हमारा ऑस्ट्रिया और जो भी हम जो है जर्मनी के भी जो है इंटीग्रेशन करेंगे पार्ट्स को, जो हमसे छीना गया था उसको हम वापस ले लेंगे। सो रिहाइनलैंड उसने छीनना शुरू कर दिया 1936 में, और इवेंचुअली पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अपने पास रखना चाहता था। और इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि वो अपना लिविंग स्पेस बहुत एक्सपैंड करना चाहता था। इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इमीडिएट कॉज था जर्मनी का पोलैंड को इन्वेड करना, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इमीडिएट कॉज जो उसने सबसे पहले भी किया था। ओके, तो यहाँ से 1939 से 1945 तक इस इवेंट के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था, खत्म हुआ था 1941 में जब यूएस ने एंटर किया। एंड इवेंचुअली इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई कि 1945 तक इट लेड टू द हीनियस मोस्ट डिजास्ट्रस वॉर ऑफ द सेंचुरी। चलो, among which three countries tripartite pact was signed? That was Germany, Italy and Japan. We all have done this. That was during September 1940. ठीक है, September 1940। अटैक ऑन पोलिश पीपल या फिर पोलैंड। ओके, से एक साल लग गया, इन तीन लोगों ने टीम बनाई, एंड देन इवेंचुअली ये लोग ही होंगे जो अब पूरी चीज़ें करेंगे। लेकिन इटली और जापान को जर्मनी की रियलिटी नहीं पता थी, व्हाट वाज एक्चुअली इन रियलिटी हैपनिंग इन आपका पूरा जर्मनी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डिड यूएस एंटर इन दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड? 1941, वी ऑल नो दैट। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर, बॉम्ब्ड द यूएस पर्ल हार्बर 1941 में, देन इवेंचुअली यूएस एंटर्ड इनटू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड कब एंड हुआ बच्चा? 19 मई 1945 में, और ये वही मई 1945 का टाइम है जब हेलमुथ के फादर अपने वाइफ से बता रहे थे कि ऐसा ऐसा अब होने वाला, मुझे भी मरना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने सबके साथ किया वो मुझे भी सहना पड़ेगा। सो दैट वाज इन दी मई 1945 जब हिटलर का डिफीट हो गया था और नाजिज्म की धज्जियां उड़ा दी थी सारी दुनिया ने। अब नाजिज्म की रियलिटी खुल के सामने आने वाली थी। एंड देन ऑब्वियसली खत्म कैसे हुआ था बच्चा? हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया था यूएसए ने, जिस दैट मार्क द बिगनिंग, सॉरी, एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। व्हाट सोशल हायरार्की वाज फॉर्म्ड बाय हिटलर? कौन सी सोशल हायरार्की हिटलर ने फॉर्म करी थी? दैट वाज, हिटलर के आंखों में हिटलर का जो व्यू था, ब्लॉन्ड, ब्लू आई, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस होने चाहिए, वो हैशटैग नंबर 1, और बाकी सब उसके अकॉर्डिंगली ज्यूज सबसे लोवेस्ट रैंक पर, बाकी सब उसके आगे कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने दुनिया में ब्लॉन्ड बालों वाले, नीली आंखों वाले और अच्छे मस्कुलर नॉर्डिक जर्मन आर्यंस चाहिए। अदरवाइज अगर आप ऐसे नहीं दिखते हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो जिंदा रहना।
You don't deserve to live if you don't look like that. Next question. Who was Darwin? Darwin was a natural scientist जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कि प्लांट्स और एनिमल्स एक ऐसी क्रिएशन है जो धीरे धीरे एवोल्यूशन करते हैं, धीरे धीरे उनका नेचुरल सिलेक्शन होता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें जीते हैं. एक हेल्थी ह्यूमन बींग होगा और वो रोज डेवलप करेगा. जो आप क्लास 9 में हो, मे बी आप वो क्लास 10 में नहीं थे, सॉरी क्लास 8 में नहीं थे, अब यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ टुडे. जैसे कि हम देखते हैं, हम फ़ोन में भी तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ जाता है ना, सो वो फ़ोन बेटर हो जाता है, उसकी फंक्शनिंग बेटर हो जाती है, उसका प्रोसेसर बेटर हो जाता है. सो जैसे ही हम ये देखते हैं तो समय के साथ इंसान भी अपना बेटरमेंट करता है. ये डार्विन कहता था. लेकिन हिटलर ने इस पूरी कहानी को ट्विस्ट करके लोगों को सुनाया कि नहीं 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 नहीं, हम बोल देते हैं. इसने ह्यूमन इंटरवेंशन कर दिया इसमें. लेकिन इन दोनों लोगों की थ्योरी में डार्विन भी थे और एक आपके हार्बर्ट स्पेंसर थे. ह्यूमर ह्यूमर अरे ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई बात नहीं था, लेकिन हिटलर वाज अ ह्यूमन, ही वाज नॉट अ रोबोट, है ना. लेकिन उसने इंटरवीन करा था इन थ्योरीज में और सारी चीज़ें बदल दी थी. सेम हार्वर्ड स्पेंसर ने फिटेस्ट ऑफ ऑल कि उसने बोला था जो फिट रहेगा ऑब्वियसली वही स्पीसीज ट्राई करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड वेदर में और हॉट वेदर में सर्वाइव कर जाएगा वही जिंदा रहेंगे. जो बहुत गर्मी से मर जाएगा और बहुत बहुत ज़्यादा सर्दी से मर जाएगा, हाउ विल दे बी एबल टू लिव. लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इंसानों को मैं उठा उठा के फेंकने लग जाऊँ सबको, ऐसा तो नहीं है ना. सो ये जो है बच्चा ट्विस्ट करके लोगों को सुनाया था हिटलर ने और लोगों को विश्वास भी होने लगा था. अब नाजी व्यूज का क्या था, आयरन रेस को लेके व्यू पॉइंट नाजी का ये था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस है और वही सर्वाइव करेंगे और वीक सब खत्म हो जाएंगे. आयरन फाइनेस्ट है और इसीलिए वो ही डिजर्व करते हैं अपनी प्योरिटी को मेंटेन करें, अब स्ट्रॉन्ग बने और दुनिया को डोमिनेट करें. कितना अजीब इंसान था, मतलब मुझे तो लगता है मुक्का मार के कहीं मिल जाए ना, नाक ही तोड़ दो उसका. एनीवेज बच्चा, नेक्स्ट हमारे पास है अनडिजायरेबल. कौन थे अनडिजायरेबल? थे ज्यूज, जिप्सीज और कुछ ब्लैक जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे, जिनको वो इन्फीरियर समझता था. बाकी सब जो है उनके सामने कुछ भी नहीं है. और वो उनको बोलता था कि अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो हमारी बायोलॉजिकल प्योरिटी जो सुपीरियर आयरन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं अगर वो इन लोगों से शादी करेंगी, इन लोगों के साथ रहेंगी, तो ये आयरन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे. ज्यूज, जिप्सीज एंड ब्लैक्स की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो इट वाज लाइक चलो इनको ही हटाओ सोसाइटी से सबसे पहले. ठीक है, तो बच्चा दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्शन. ज्यूज को क्यों वो सफरर्स बोला जाता है नाजी जर्मनी में? इसलिए क्योंकि ज्यूज जो हैं वो ऐसा कहा जाता है दैट दे वर द किलर ऑफ जीसस क्राइस्ट. यस, ऐसा कहा जाता है. देयर इज नो प्रूफ दैट दे डिड दैट. एंड ऑल्सो बच्चा उनको ना मनी लेंडर्स कहा जाता है कि इन्होंने ना पूरी दुनिया में मनी लेंडर मतलब पैसा देते थे और पैसा वसूली करते थे, पैसा बहुत ज़्यादा देते थे और लोगों से इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे. तो दे वर कंसिडर्ड एज मनी लेंडर्स और इन्होंने दुनिया का बहुत फ़ायदा उठाया. तो इसीलिए नाजी जर्मनी के लोग जूस को हेट करते थे. दिस वाज अ, और ये मूवीज में भी दिखाया जाता था, वहां पर मूवीज चलाई जाती थी. इन मूवीज में बच्चा ये दिखाया जाता था दैट दिस वाज द होल थिंग हैपनिंग एंड ये सारी चीजें. अच्छा, सूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस क्या है? सूडो साइंटिफिक क्या है कि इट हेल्ड दैट कन्वर्जन वाज नो सॉल्यूशन to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. They were often prosecuted through periodic organized violence and explosion from the land. सबसे पहले मतलब एक सूडो साइंटिफिक ऐसा कि हिट रेट का भी लिमिट क्रॉस, कि मतलब हद ही कर दी. साइंस का बोला कि नहीं नहीं नहीं, इनको अगर हम जिंदा छोड़ेंगे, अगर हम इनको सुधार देंगे ना, तो वो प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन नहीं है, वो सोल्यूशन ही नहीं है. हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, हमें इनको टोटली हटाना ही पड़ेगा, डिलीट ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो इम्प्रोवाइज का कोई मौका नहीं, सीधा फेल ही करना पड़ेगा. सो होगा ना बहुत बुरा. यस डन. चलो, तो यहाँ पे बच्चा हम लोगों को ये पूरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है. हाउ आर पॉलिश चिल्ड्रन ट्रीटेड बाय नाजीज? पॉलिश चिल्ड्रन जो थे वो कैसे नाजीज उनको ट्रीट करते थे? पॉलिश चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आयरन वर फोर्सिबली स्नैच्ड फ्रॉम देयर मदर्स. उनका एग्जामिनेशन चलता था, वही हेलमुथ के फादर जो सारा करते थे. इफ दे पास अ रेस टेस्ट एंड दे वर रेज्ड इन द जर्मन फैमिलीज, उनको ले जा पॉलिश बच्चों को उनके माँ से छीन लेते थे. अगर वो आयरन से निकलते थे, उनके जीन्स उनके हिसाब से अकॉर्डिंगली नाजी जर्मनी के हिसाब से बढ़िया होती थी तो ठीक है, वरना उनको ले जाके जो है ऑब्वियसली ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था, अनाथ आश्रम में. और ऑब्वियसली वहां पर इसलिए भेजा जाता क्योंकि उन्हें मार दिया जाता था, पेरिश कर दिया जाता था. सो दैट वाज समथिंग दैट वाज हैपनिंग टू द पॉलिश चिल्ड्रन. नाजी जर्मनी में स्कूल्स में क्लेंस्ड और प्योरिफाइड को कैसे दिखाया जा रहा था? लाइक व्हाट डज दैट दिस फ्रेज एक्चुअली मीन?
How school in Nazi Germany were actually cleansed and purified. Teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. Children were segregated as German and Jews दोनों साथ में बैठ नहीं सकते थे और खेल भी नहीं सकते थे और इवेंचुअली तो एक साथ एक स्कूल में जा भी नहीं सकते थे. तो ये सेग्रीगेशन बच्चा यहाँ पर चल रहा था पूरे के पूरे नाजी जर्मनी में. जंक वॉल क्या थे? जंक वॉल वर बेसिकली यूथ ग्रुप के बच्चा जो बच्चे होते थे उनके लिए ग्रुप होता था. दिस वाज ऑब्वियसली आपको थोड़ा यंग एंड ऑल जैसे कुछ नजर भी आ रहा होगा. ये नाजी यूथ ग्रुप होते थे. जो भी बच्चे 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप से होते थे उनको इसका पार्ट होना पड़ता था. एंड ऑब्वियसली ओनली फॉर द आर्यंस, जहाँ पर उनको सारी वो चीजें सिखाई जाती थी जो हिटलर जिसको मानता था. ठीक है. हाउ ऑनर क्रॉसेस वाज अवॉर्डेड टू वुमेन फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन. ऑनर क्रॉसेस क्या होते थे ये आपको जरूर याद रखना है. जो भी विमेन अच्छे बच्चे पैदा करते थे, आर्यंस बच्चे पैदा करते थे, उसको गोल्ड मेडल मिलता था या एक गोल्ड क्रॉस मिलता था विच शील अप्लाई ओवर ईयर. एंड जब भी एवरी टाइम शील मूव आउट इन दी कंट्री, जब भी वो घूमेगी तो उसको बहुत लोग रिस्पेक्ट से देखेंगे, है ना. उसको मॉल से बहुत ज़्यादा कंसेशंस मिलेंगे, उसको फ्री की मूवी देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलेंगे एंड ऑल दैट. ओके चलो. गोल्ड मिलता था 8 और मोर बच्चे पैदा करने से, आर्यंस प्योर. ठीक है, ये भी समझ लेना. सिल्वर मिलता था 6 और ब्रॉन्ज मिलता था 4 बच्चे आर्यंस. ये मेडल मिलते थे. बहुत बढ़िया. और डिजायरेबल चिल्ड्रन अवार्ड मिलते थे वीमेन को. और जो ऐसा काम नहीं करती थी, जो कुछ ऐसा कर देती थी जो हिटलर अलाउ नहीं करता था, तो उनको उनके गले में प्लाकार्ड लगा के घुमाया जाता था दैट आई हैव ब्रॉट सो मच ऑफ डिसरिस्पेक्ट टू द कम्युनिटी, और मैंने देश का नाम बदनाम किया एंड ऑल दैट. अच्छा जल्दी से बता कौन सा टर्म यूज किया जाता था बच्चा टॉर्चर करने के लिए अनडिजायरेबल्स को. अनडिजायरेबल्स को जो यूज होते थे बाकी उनको क्या टर्म्स, अलग अलग ट्रीटमेंट. जैसे कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में मास किलिंग कभी यूज नहीं होता था. स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सोल्यूशन, यूथनेसिया, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन और इवन इवैक्यूएशन. मतलब डिपोर्टिंग टू गैस चैम्बर. इवैक्यूएशन होता है किसी को बचाने के लिए. आज के टर्म में भी इवैक्यूएशन वर्ड यूज होता है. कोई भूकंप से इवैक्यूएट करता है, कोई लैंडस्लाइड से किसी को इवैक्यूएट करता है, कोई जलती हुई बिल्डिंग से किसी को इवैक्यूएट करता है, तो इवैक्यूएशन होता है. लेकिन यहाँ पर वर्ड्स के साथ खेला जाता था. फाइनल सॉल्यूशन ज्यूज के लिए यूज होता था. डिसेबल्ड लोगों के लिए यूथनेशिया प्रोग्राम, जो कि हेलमत के फादर कहते थे. ये चीज बच्चा याद होते थे. FG याद रखना और DE याद रखना. ठीक है, दिस वाज समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. इवैक्यूएशन का मतलब था लोगों को गैस चैम्बर में लेके जाना. व्हाट वर द गैस चैम्बर कॉल्ड? गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया बोलते थे. जो बाथरूम जो है उसमें शावर लगे हुए थे फेक, वो भी उसमें से शावर में से पानी तो नहीं निकलता था लेकिन उनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती थी जिनसे लोग दम घुट के मर जाते थे. Can you imagine the heinous crime that Hitler was doing? I know, right? मुझे पता है बच्चा, it is very heinous. Which was the most infamous film in which Orthodox Jews were stereotyped and marked? एक ऐसे फिल्म बचा जो लोगों को दिखाई जाती थी ऑर्थोडॉक्स ज्यूज के बारे में, जो ये दिखाते थे कि देखो कितने बुरे हैं ये लोग. ठीक है, कितने बुरे हैं ये दिखाया जाता था. एंड दैट वाज द एटर्नल ज्यूज. एटर्नल ज्यूज इज एक्चुअली द नेम ऑफ द फिल्म जो लोगों को दिखाई जाती थी. और हाउ आर ज्यूज रिफर्ड इन द फिल्म्स? कैसे इनको दिखाया जाता था दैट दे वर रिफर्ड एज वर्मिन, रैट्स, पेस्ट एंड देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स. मतलब खुद सोचो कि ऐसी चीजें जो स्मेल करती है, जो बहुत वियर्ड है, जो बहुत गंदी सी है, मतलब लोगों के मन में ये चीजें इनकलकेट किया जाता था. अच्छा ये बुक किसने लिखी थी? थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, दैट वाज रिटन बाय चार्ले बैरडेट. हॉलोकास्ट क्या होता था बच्चा? द ज्यूज वांटेड टू रिमेंबर द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग जो भी उनके साथ हुई है, और इसको हॉलोकास्ट कहते हैं. हॉलोकास्ट के बारे में हमें कैसे पता चला? हमें कुछ फिक्शंस एंड एनी फ्रैंकी डायरी वगैरह, कुछ म्यूजियम्स में कुछ पार्ट्स, कुछ किसी ने डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, कोई पोइट्री लिखी थी, कुछ बच गया था, कुछ ऐसी चीज़ें पेपर वगैरह मिल गया. एनी फ्रैंकी डायरी वाज वन सच डायरी जो आज भी दुनिया में याद की जाती है ना. चलो नेक्स्ट अप वी हैव what was written in this book? चार्ले बैरेट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी. एंड ये लोगों के जो ड्रीम होते थे उस ड्रीम में ही वो डरते थे, है ना.
अब उनको सपने आने लगे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने बुरा-बुरा सुन लिया था जब वो सपने देखते थे, तो उनको उनकी नाक टेढ़ी नज़र आती थी, उनके सच के जो बाल जो ब्लैक है भी नहीं, उनको अपने ब्लैक बाल और आईज़ दिखती थी, और उनकी बॉडी और जो है सारी चीज़ें वो जो है इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो गए थे कि उनको अपने बारे में सब कुछ बुरा-बुरा ही नज़र आता था। बिकॉज़ अगर हम किसी को डेली-डेली बोलते रहेंगे कि अरे तुम अच्छे नहीं दिखते हो, यू डोंट लुक दिस, यू आर बैड, ये मोटू हाथू, ऐसा कुछ बोलने लगेंगे तो किसी को भी जो है उसका कितना ज़्यादा डेरोगेटरी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। ऐसा हिटलर जो है डेली बेसिस पर कर रहा था। नॉट सिंपली हिटलर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाज़िज़्म को सपोर्ट करते थे, तो लोग सपोर्ट ही नहीं करते तो ये सब नहीं हो रहा होता था। लेकिन वही है कि भाई अब नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको मार देता था हिटलर। ठीक है, तो अब लोगों को सपने आने लगे थे, है ना? एक जानवर की तरह वो अपने आप को देखने लगे थे जिसके बॉडी में बहुत सारे बाल होते थे, जो एकदम बिल्कुल क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, एकदम डरावना सा लग रहा है, ऐसा-ऐसा लोग अपने बारे में सोचते हुए सो जाते थे और वो उनको सपने में भी सताता था। अच्छा, जल्दी से बताओ मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था बच्चा, जहाँ पर जर्मन बॉयज़ को लेके जाया जाता था 14 टू 18 ईयर्स के एज में? हमने इससे पहले जो 14 ईयर्स वाला पढ़ा था वो अलग था। ये था यूथ लीग ऑफ द नाज़ी, वर फाउंडेड इन द 1992। 4 ईयर लेटर जिसको हिटलर यूथ बोला जाता है, ये जर्मन बॉयज़ आते हैं इसमें, और यहाँ पर सारे जो यंग बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको कैसे रहना है, सिस्टमैटिकली सारी चीज़ें कैसे करनी है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर सिखाई जाती थी। कैसे आपको एग्रेशन, बॉक्सिंग, रोना नहीं है, स्टील हार्टेड हो, है ना, ये बनो बढ़िया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें सिखाई जाती थी। हिटलर कौन था एंड हाउ डिड ही रिकंस्ट्रक्ट जर्मनी? हिटलर ने कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया, या हिटलर कौन था? हिटलर एक डिक्टेटर था। हिटलर वाज अ फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी, जो चांसलर बनता है 1993 में, 1933 में। ही सून बिकेम द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। टू रिकंस्ट्रक्ट जर्मनी, हिटलर ने इकोनॉमिक एडवाइजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था जिसका नाम था हेल्समार्शाल्ड। इन 1933 हिटलर पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उसने 1936 में रिहाइन लैंड को जो है रीऑक्यूपाई किया, उसकी थोड़ी जीत भी हुई, और इवन उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ भी ले आया सम पार्ट्स। और उसका एक स्लोगन भी था, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, जो बहुत रिलीजियसली वो फॉलो करता था, और ये लोगों को प्रोपोगेशन करके सिखाता था कि दिस इज माई आइडियोलॉजी। अब बहुत सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, लेट्स रीड आउट एंड डू दिस। यस एवरीवन, अब हम हमारे सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ऐसे 3 डिफेक्ट जो वेमार रिपब्लिक वाले वेमार कॉन्स्टिट्यूशन में थे। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंट डिफेक्ट्स ऑफ द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन दैट मेड रिपब्लिक अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। आखिरकार हिटलर क्यों ही आया स्टोरी में, मतलब कुछ तो आप लोगों ने गलतियां करी होंगी ना। देखो, हिटलर के इस इतना ज्यादा वायरल होने के लिए 3 डिफेक्ट थे इंडियन सॉरी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वॉज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसपे कभी किसी की मेजोरिटी नहीं बन पाती थी और कोई डिसीजन नहीं होने वाला था, और हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट, 3 लोग मिलकर गवर्नमेंट चलाते थे और तीनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, कभी उनकी यूनिटी बन ही नहीं पाई, जिसकी वजह से हिटलर को चांस मिला इसमें आने का। सेकेंडली, एक आर्टिकल था 48 जिसके वजह से प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है और सिविल राइट्स को सस्पेंड कर सकता है, तो सिविल ये एक बहुत बड़ा था ड्रॉबैक। एंड थर्ड, ड्यू टू 20 डिफरेंट कोलिशन गवर्नमेंट, 20 से भी ज्यादा गवर्नमेंट बन गई थी विद इन सम मंथ्स ओनली, एंड जिसके वजह से लोगों को अब गुस्सा आ रहा था कि 20 टाइम्स यू हैव फेल्ड, नाउ वी डोंट हैव एनी ट्रस्ट इन यू। 20 बार आप फेल हो गए हो, कैन यू गिव मी गारंटी कि आप 21st टाइम भी सक्सीड करोगे? बट पीपल वर नाउ फेड अप एंड दे वर रेडी। को उनको ये नहीं पता था कि हिटलर के छुपे हुए क्या मतलब इंटेंशंस है, राइट? हिटलर को ये डेफिनेटली नहीं पता था कि लोगों के छुपे हुए इंटेंशंस क्या है। तो ये कुछ बचा प्रॉब्लम थी जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बना देती है इमरजेंसी जैसी सिचुएशन के लिए, ठीक है। नाजी यूज चिलिंग वर्ड्स एज एन आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा, जस्टिफाई। द नाजी regime used chilling words, मतलब chill words. They never used kill or murder in their official communication. They were like special treatment, yeah, very cool, right? Final solution, euthanasia और disinfection या selection area. गैस चैम्बर को बाथरूम जैसा बनाता था और उनको डिसइंफेक्शन एरिया बनाता था। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी मॉल में जा रहा है तो सैनिटाइज करके जा रहा है ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो किसको पता चलेगा कि मॉल में अंदर क्या हो रहा है? Nazi ideas were actually spread through visual images, films, radio, posters, कैची स्लोगन्स। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी नाजी आइडिया को पॉपुलराइज करने में, बिकॉज मीडिया को भी तो पैसा मिल रहा था ना। मीडिया भी डरती थी भाई, कौन मीडिया है अब हिटलर के खिलाफ बोलेगी हिटलर जेल में डाल देगा। हाँ हाँ, सिंपल सी बात है ना, खिलाफ बोलेगी तो जेल में चले जाएंगे। चलो, ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या था? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस? कब आया ग्रेट डिप्रेशन? 1929। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट। The Wall Street Exchange of USA crashed in 1929. As a result, the values of share dropped drastically and the national income of the US fell by half. 100 of American banks, factories सब क्रैश हो गया, सबका पैसा खत्म हो गया, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पोवर्टी स्टार्वेशन हो गया कंट्री में। और ये जो था इसका इफेक्ट बच्चा दुनिया के सभी हिस्सों पर पड़ा और इसको आज के टाइम पर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 कहते हैं। ये ऐसा समय था जहाँ पर पूरी दुनिया एकदम जीरो पे आ गई थी एंड एवरीबडी हैड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, चलो मेन फीचर बता दो हिटलर की जियो पॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ लिबिंसुरम। एंड इसके 3 फीचर हैं, और लिबिंसुरम का मतलब होता है अपनी लिविंग स्पेस को बढ़ाओ। आप जितने एरिया में रहते हो उसमें मत रहो, उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करो। आप जितना उसको एक्सपैंड करोगे आप उतनी ज़्यादा पावर आएगी। हे बिलीव कि नई टेरिटरीज बनानी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट जो है नई ज़मीन के लिए हमें हमारे दूसरे एरिया जो है वो कैप्चर करने पड़ेंगे, और वो कैप्चर करने के लिए उसमें से हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलेगा, ज़्यादा पावर भी मिलेगी। और इसलिए हमने पोलैंड पे सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था आपका, सबसे पहले ट्राई किया था पोलैंड पर, कब? 1939। ओके, चलो तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी फॉर स्टेट, और स्टेट एनी 3 इफेक्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप पर करा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने क्या डीप इम्पैक्ट सोसाइटी पर छोड़ा। चलो करते हैं इसको भी। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने काफ़ी डीप इम्पैक्ट था, सारी तरफ डिवास्टेटिंग था। सोल्जर्स एंड सबके रैंक्स जो थे, सोल्जर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे सिविलियन से ऑब्वियसली, बिकॉज उन्होंने पूरा मीडिया लाइफ जो मीडिया जो है वो ट्रेंच लाइफ को बहुत ग्लोरीफाई करती थी। पॉलिटिशियन और पब्लिसिस्ट जो है वो एग्रेसिव रहने के लिए बोलती थी लोगों को। एग्रेसिव वॉर प्रोपोगंडा चलाया जाता था, नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड किया जा रहा था,
कि अगर आप जो है वॉर वगैरह करोगे तो आपकी इज्जत होगी, वरना कुछ आपको इज्जत नहीं मिलेगी। पीपल सपोर्ट जो है, आप डिक्टेटरशिप को लोग करने लग गए थे कि अरे ये वॉर वगैरह मत करो, अब डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करो। और डेमोक्रेसी यंग थी अभी भी, है ना, और उसका आइडिया अभी सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, बिकॉज रिसेंटली ही डेमोक्रेसी अपने इतने सारे टेस्ट दे रही थी। लेकिन आज डेमोक्रेसी यंग नहीं ना, आज डेमोक्रेसी बहुत ओल्ड हो गई, आज डेमोक्रेसी फ्रेजाइल नहीं है, बहुत नाजुक नहीं है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये बच्चा हमारा पोर्शन। मेन फीचर ऑफ नाजिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट वर द मेन फीचर ऑफ नाजिज्म? बताओ क्या क्या फीचर थे। देखो, नाजिज्म तो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। वो बोलते थे कोई क्वालिटी नहीं है, बस रेशियल हायरार्की है। रेशियल हायरार्की में भी मेरे लोग रहने चाहिए, दैट वाज द नॉर्डिक आर्यन रेस। बाकी सारे अनडिजायरेबल है। जिप्सीज, ब्लैक्स नाजी जर्मनी में रहने लायक ही नहीं है। नाजी ग्लोरीफाई करता था वॉर को और अपने लिविंग स्पेस को भी बढ़ाने को बोलता था, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कैप्चर करें, तो ज़्यादा एरिया इज इक्वल टू मोर पावर। ठीक है, सो ये आइडियोलॉजी थी, ये मेन फीचर था, और इसी आइडियोलॉजी के करते 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 इसने इतना डिजास्टर्स चीज़ें करी यूरोप में। नाजिज्म के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, एंड ये एक आइडियोलॉजी थी जिसमें हिटलर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ बच्चा। चल, नेक्स्ट अप वी हैव, हाउ वाज नाजी आइडियोलॉजी टॉट टू द यूथ इन द जर्मनी? नाजी आइडियोलॉजी लोगों को कैसे सिखाई जाती थी? स्कूल्स में सिखाई जाती थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। फॉर एग्जांपल, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो 14 इयर्स की एज में थे, या जो भी 10 साल से 14 इयर्स की एज में होते थे, उनको जंक वॉल भेजा जाता था। जब वो 14 टू 18 इयर्स होते थे तो उनको यूथ में भेजा जाता था, हिटलर की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में। और उनको वहाँ पर वॉर की पूजा करना, एग्रेशन, डेमोक्रेसी की खत्म कर देना, डेमोक्रेसी बेकार होती है, और ज्यूज को हेट करना सिखाया जाता था। कम्युनिस्ट को हेट करना, जिप्सीज और बाकी सारे अनडिजायरेबल कैटेगरी के जो लोग होते थे, वो सिखाया जाता था। ये एक बहुत ही रिगुलस पीरियड था बच्चा, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी, एंड लेटर ऑन उनको आर्मी वगैरह में यूजुअली ज्वाइन करा दिया जाता था। बहुत बढ़िया जो है उनको बोला जाता था वॉर एंड और आर्मी में जाओ, बढ़िया रहेगा। ओके, सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, हाउ वुड यू हैव reacted to Hitler's idea if you were a Jewish woman or a non-Jewish woman? आप कैसे रिएक्ट करते हैं? देखो, इफ आई वर अ Jewish woman, I would have condemned Hitler's ideas and I have pleaded for a safe shelter as I felt insecure in Germany. And again, if I was a non-Jewish woman, I would try to mobilize support secretly and have helped the victims of Nazi persecution. I did not support Hitler's view about Jews being undesirable because I have had a number of Jews friends. They were just like any other human beings and they should not be called undesirable. But it does not matter if you are a Jew or if you are non-Jew, you should never support anything that is doing any harm to anybody. अगर किसी को किसी चीज़ से कोई नुकसान हो रहा है तो हमें वो हरगिज सपोर्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में हम उसको चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वर्स से वर्स कंडीशन में हम उस पर्टिकुलर चीज़ को बच्चा सपोर्ट कभी नहीं करेंगे। इनेबलिंग एक्ट क्या था? इनेबलिंग एक्ट कैसे पास हुआ, क्यों पास हुआ, इसने क्या किया, सारा बता दो इसके बारे में। इनेबलिंग एक्ट 3 मार्च 1993, फेमस इनेबलिंग एक्ट आया। ये एक्ट स्टैब्लिश करता है डिक्टेटरशिप। ये हिटलर को पावर देता है साइडलाइन करना पार्लियामेंट का, रूल करना शुरू कर देता है डेक्रे से। पॉलिटिकल पार्टी सारी बैन हो जाते हैं जर्मनी में, सिर्फ नाजी पार्टी रहेगी, सब कुछ नाजी पार्टी कंट्रोल करेगी। हिटलर के द्वारा ही इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी, जुडिशरी, सब कुछ हिटलर कंट्रोल करने वाला था। एंड दिस वाज द मोस्ट डिजास्ट्रस एक्ट ऑफ जर्मनी में जो पास किया था, एंड दैट वाज 3 मार्च 1933। इफ यू आर अ स्टूडेंट सिटिंग इन वन ऑफ द क्लासेस जहाँ पर आपके सामने जूस के साथ ऐसा हो रहा था, आपको कैसा लगता? ऑब्वियसली बुरा ही लगता, अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन आपसे पूछा आपको कैसा लगता? चलो, एनीबडी इन माय क्लास हु आई इफ यू वर अ स्टूडेंट सिटिंग इन वन ऑफ दोस क्लासेस, हाउ वुड यू हैव फेल्ट? अगर मैं वहाँ पर होते, हम वहाँ पर होते, तो हमें बहुत बुरा लगता, बिकॉज हम अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, उनके साथ खेलना मिस करते हैं, और ऑब्वियसली हमारे अंदर एक सिंपैथी होता, एंड हम इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ही हटाने की कोशिश करते हैं कि हम हिटलर का प्रोटेस्ट, हिटलर के गैर आवाज़ हटाते। बट हिटलर वॉज सच अ डिजास्ट्रस जो है, क्या था, डिक्टेटर, कि वो नहीं उठाने देता था किसी का आवाज़। तुमको क्या लग रहा है, कभी किसी ने कभी ट्राई नहीं करा? बहुत लोगों ने ट्राई करा, पीपल एक्चुअली डाइड ऑल्सो। जिन लोगों ने आवाज़ उठाया उनको मार दिया जाता था। सीक्रेट पुलिस भी तो घूम रही थी ना ये सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, कौन, इवन पता है जो लोग अपने घर में जूस को छुपा के रख लेते थे, ऐसे बहुत लोग होते थे जो लोग उनको अपने घर में छुपा के रख लेते, तो उनको पूरी फैमिली को मार दिया जाता था और उनकी वेमेन के साथ बहुत बुरा किया जाता था। सो इसलिए फिर सब लोग डरते भी थे कि
ये सारी चीजें हो रही थी, ठीक है। तो ये मोबिलाइज हम कर ही नहीं पाए। चलो बच्चा, करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। हाउ वुड यू एवर थॉट ऑफ स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ अदर कम्युनिटीज दैट यू लिव अराउंड, और उनको कैसे, हमें बुरा ही लगता है ऑब्वियसली कि ये जो है यूजुअली उनके इंसेस्टर से उनके लिए बदला लेना इज नॉट गुड, और सारी कम्युनिटी अच्छे से रहे, हमें वही चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चा हमारे चैप्टर का। व्हाट डू यू थिंक दिस पोस्टर इज ट्राइंग टू डिपिक्ट, कहाँ है पोस्टर, पोस्टर ही नहीं है। द पोस्टर इज मेकिंग फन ऑफ ज्यूज बाय डिपिक्टिंग दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग मनी एंड वॉट एवर मीन्स एट देयर डिस्पोजल, मतलब वो किसी भी तरीके से पोस्टर मिसिंग है वैसे। द फैटनेस ऑफ द मैन डिपिक्टेड इंडिकेट दैट वो जो है अपनी एक्सेसिव जो उसकी लालच है उसके वजह से वो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पोस्टर मिसिंग है चैप्टर में, बट कोई बात नहीं है बच्चा। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक पार्ट 3 भी करेंगे जिसमें हम उसके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो हमारा मल्टीपल टाइम्स चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और वी विल बी गुड टू गो, ठीक है। सो दैट वाज द टॉप 50 पीवाई के क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे वो कोई सा भी टेस्ट हो। फाइनल एग्जाम्स ऑब्वियसली, फाइनल एग्जाम ऑल्सो काउंट्स इट। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। Thank you so much, sending you all lots of love. Bye bye. See you and in the next class. Okay, bye bye.